हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का जो क्लास हाई स्कूल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आज हम लोग इस पार्ट 1 में केमिस्ट्री के लेसन 1, 2 और 3 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 1 का, और लेसन नंबर 1 है हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर लिखा तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, देखिए ध्यान से आप समझिए। तो इसे कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल के वैद्युत अपघट्ट में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात होता है। तो ये होता है 2:1। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब। देखिए लेसन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन गैस प्रयोग की जाती है। तो इसमें जो गैस प्रयोग की जाती है वह है हीलियम अथवा नाइट्रोजन। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, मतलब उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, संक्षारण कहते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देती है। तो देखिए इसमें जो आंसर सही है वह है, देखिए नंबर 1 इसका ए सही है। जैसे इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु है, आंसर सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अपक्रिया कहलाती है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl गैस बनती है जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है, यह अपक्रिया क्या कहलाती है। तो यह अपक्रिया कहलाती है उष्मीय वियोजन अपक्रिया। ठीक, अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित, ठीक है, कौन सी अपक्रियाएं उत्कर्मणीय है। ठीक, एक होता है अनुत्कर्मणीय, एक होता है उत्कर्मणीय अपक्रिया। तो देखिए इसमें बोला गया है उत्कर्मणीय अपक्रिया। देखिए उत्कर्मणीय अपक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती, जैसे कि ये तीर। अगर वही अनुत्कर्मणीय अपक्रिया रहेगी तो वो दोनों दिशाओं में, जैसा कि ये। तो देखिए इसमें आंसर डी सही है। ठीक है, क्योंकि ये उत्कर्मणीय अपक्रिया बोला गया था। अगला देखिए 10 प्रश्न नंबर है। निम्न में उभय अपघटन अपक्रिया है। तो उभय अपघटन अपक्रिया इसमें कौन है। तो देखिए यह है BaCl2 प्लस N2SO4, और यहाँ पर है उत्कर्मणीय का चिन्ह BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, आप अगला हम देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में, ठीक है, निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। तो इसमें उभय अपघटन अपक्रिया पहला नंबर ए नहीं है, NH4Cl NH3 प्लस HCl। अब हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अपक्रिया है। मतलब यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है। तो इसका अपक्रिया क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है, सी सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से उष्मा शोषी अपक्रिया है। तो ये ए इसका आंसर है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये इसी का उष्मा शोषी का उदाहरण है। ठीक है,
तो इसका आंसर ए सही है। अगला देखिए, जंग का सूत्र है, तो जंग का सूत्र क्या होता है, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, देखिए Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब आंसर सी सही है इसका। ठीक, अगला देखिए 15 नंबर का, निम्न में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती है। 15 नंबर का आंसर है सोना। ठीक है, अगला देखिए, संगमरमर का 16 नंबर है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो बी आंसर सही है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है, आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के प्रयुक्त की जाने वाली एक गैस है, तो इसमें प्रयुक्त की जाने वाली गैस क्या है, यह है नाइट्रोजन। आप लोग जैसे चिप्स खाते हैं तो उसमें जो गैस रहती है वो नाइट्रोजन ही रहती है। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है, चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला, ठीक है, ठोस पदार्थ, तो प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सही है इसका। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है कौन, देखिए बर्फ गलने पर जल बनता है, तो ये भी है, जल में चीनी का विलय होना, ये भी है, बल्ब का जलना, ये भी है, तो इसमें आंसर सही होगा डी, बीज का उगना। ठीक है, यही आंसर सही है, ऑप्शन इसका डी। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण, तो ये तो सभी लोग जानते हैं सिल्वर क्लोराइड, सही है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 था जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2। देखिए ये है लेसन नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, जो अम्ल और क्षार के लवण के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो अब हम समझते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग क्या किया जाता है, खाने का सोडा। अगला देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, जो जलीय विलयन में क्या या तो H+ आयन दे या फिर क्या जानते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए नंबर 3 क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होती है, क्योंकि आप लोग भी सूत्र जानते होंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो इसमें देखिए 10 अणु है। अगला देखिए जिप्सम का सूत्र है, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, चूंकि क्यों है, क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। अगला देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में परबल अम्ल है, तो परबल अम्ल कौन है, H2SO4। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है, HCN, क्योंकि यह Cl भी परबल है, ये भी परबल है और ये भी परबल होता है, तो इसका आंसर राइट होगा कौन, बी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में परबल क्षार है, तो निम्नलिखित में परबल क्षार कौन होता है, तो ये होता है KOH। ठीक है, एक आप लोग भी जानते होंगे NaOH भी होता है। ठीक, अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, इसमें देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, इसमें परबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है, H+ आयनों का, OH- आयनों का, या फिर Cl- आयनों का, या फिर
प्लस आयनों का। देखिए बोला है परवल अम्ल में जलीय, परवल अम्ल के जलीय विलयन में, तो ये होता है H प्लस आयन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ये पीएच मान 0 होता है। ठीक है, यही सही है इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है। देखिए, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 होगा। देखिए इसके लिए आपको हम एक सूत्र बता देते हैं। जब भी 10 से ज्यादा पावर आए तो आप क्या करिए, 10⁻⁻14 से घटा दीजिए। जैसे मैंने 14 में से 12 घटा दिया तो कितना आता है? 2 आता है। दोनों माइनस माइनस था इसलिए कट गया, प्लस में भी हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है। एक जलीय विलयन का पीएच मान 4 है। विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, तो ये हो जाएगा 1.0 × 10⁻⁻4। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13, शुद्ध जल का पीएच मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहां देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये होता है 7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो शून्य पीएच वाला विलयन क्या होता है? आप लोग भी जानते होंगे, 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, 0 से लेकर 6 तक अम्लीय होता है, 7 जो होता है उदासीन होता है, और 8 से लेकर 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अभी अभी हमने आपसे बताया 0 से लेकर 6 तक, इसका मतलब 7 से कम होता है। अगला देखिए। देखिए है प्रश्न नंबर 16। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 N है। ठीक है, इस विलयन का पीएच मान होगा। तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो ये होगा 2। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 17। देखिए H2S विलयन का पीएच मान होता है। तो H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न नंबर 18 है। देखिए A, B, C तथा D विलयनों के पीएच मान 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षारीय विलयन इसमें देखिए, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका? A 11 है। तो इसका मतलब आंसर A राइट है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 19 है। क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। तो बहुत ही आसान है, ये लाल रंग का होता है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। क्षारीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो ये कैसा होता है? पीला रंग होता है। अगला देखिए 21 नंबर, परवल अम्लीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो ये कैसा होता है? ये होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन है? तो यह है सोडियम बाई सल्फेट NaHSO4, यही राइट आंसर है। अगला 23 नंबर देखिए, संकर लवण है। तो देखिए आपको एक आसान सा रूल बता देता हूं। ये है बड़ा कोष्टक। ठीक है, जो केमिस्ट्री में इसको बोला जाता है उपसा संयोजन के लिए। जो भी इसमें तत्व रहते हैं वो सब एक बहुत ही प्रबल रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहचान है। जब भी ये आ जाए बड़े क्वेश्चन में तो ये समझ लीजिए संकर लवण है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आंसर देखिए सी सही है इसका। अगला देखिए 24 नंबर है। कह रहा किसी विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻1 है। इसका पीएच मान तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अगला नंबर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का H+ बराबर दिया 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर, पीएच मान
तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो देखिए 5 होगा। देखिए जब 10 से कम रहे, 10 पे पावर माइनस 10 से कम रहे तो जितना रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे ज्यादा रहेगा तो 10 पे पावर माइनस 14 से क्या करेंगे आप, घटा देंगे। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 26 देखते हैं हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, 1 बिलियन में हाइड्रोजन का सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, बिलियन का पीएच मान तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। देखिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगला देखिए 28 नंबर। देखिए 28 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो ये क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने की विधि है। अगला देखिए 29 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर होता है। अगला देखिए 30 नंबर है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ ये होता है सोडियम कार्बोनेट, पहला आंसर सही है। अगला देखिए 31 नंबर। देखिए विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। अगला देखिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 32 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगला देखिए 33 नंबर है, निम्नलिखित में कौन लवण किलासन जल नहीं रखता है। तो कौन सा होता है, यह है बेकिंग सोडा। अगला देखिए 34 नंबर है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका संभावित पीएच मान कितना होता है, तो ये 5.2 होता है। अगला देखिए 35 नंबर। देखिए क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। अगला 36 नंबर है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन कैसा होगा। देखिए 0 से लेकर 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, तो वो होता है क्षारीय। तो ये बोल रहा है 3 है, तो 3 क्या होगा अपना, क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। देखिए अगला प्रश्न है, ठीक है 37 नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये तो 2 होती है। अगला देखिए 38 नंबर है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान होती है। तो ये तो आपको मैंने बायोलॉजी में भी बताया था, कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए समझिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है विरंजक चूर्ण। अगला देखिए 40 नंबर है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो क्या होता है, अभी हमने बताया था Na2CO3 10H2, यही है धावन सोडा का सूत्र। अगला देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 41 नंबर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगला 42 नंबर है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, दही बन जाने पर पीएच मान होगा, तो दही बन जाने पर पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग बार बार देखेंगे और अपने दोस्तों के पास क्या करेंगे, इसे शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला चैप्टर का। देखिए अगला है लेसन नंबर 3, धातु एवं अधातु। तो तीसरे लेसन का आप देंगे धातु एवं अधातु। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, धातु वे तत्व हैं जिसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये पहला आंसर सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु जो समान ताप पर द्रव होता है। तो ये क्या है, पारा है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4,
उपधातु है तो इसमें उपधातु क्या है, एंटीमनी है। अगला देखिए, पीतल है तो पीतल क्या है, देखिए बिस्मांगी है, यौगिक है, मिश्र धातु है, उपधातु है, तो ये सभी लोग जानते होंगे मिश्र धातु है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में समझते हैं। देखिए, मिश्र धातु कांसा में होता है, तो कांसा बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं, कापर और जिंक, कापर और एशियन उपयोग करते हैं, स्टेनस। ठीक है, इसको हम लोग टिन भी बोलते हैं, एशियन को। अगला देखिए, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है, तो कांसे की प्रतिमाएं किस चीज की बनी होती है, तो कापर और टिन का। ठीक है, अगला देखिए, देखिए अमलगम होता है, प्रश्न नंबर 8 क्या है, अमलगम होता है। प्रश्न नंबर 8 का अमलगम क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कापर सल्फेट विलयन कापर को जमा जमा कर सकती है, तो कौन से जमा कर सकती है, तो वो है, देखिए ऐसे सब क्वेश्चन बहुत ही सावधानी और पूर्वक से करना चाहिए ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, ये होता है आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं आप, 10 नंबर प्रश्न है। ठीक है, धातु देखिए ध्यान से, 10 नंबर प्रश्न, मुद्रा धातु है, तो मुद्रा धातु क्या होता है, इसमें कौन सा है मुद्रा धातु। ठीक है, तो इसमें है सिल्वर। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है वह है, तो इसमें कौन है, कापर है, एल्यूमिनियम है, या फिर सिल्वर है, या फिर प्लेटिनम है, तो इसमें से कौन सही है, तो यह है एल्यूमिनियम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए इसमें है 12 नंबर प्रश्न में, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, यह MgCu तथा Au की सक्रियता का घटता हुआ क्रम, तो इसमें सक्रियता का घटता हुआ जो क्रम है वह पहले होता है सोडियम, फिर Mg होता है, फिर कापर होता है, फिर Au होता है, तो यही सही है, इसका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की चीनी डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है Cu पे डबल प्लस आयन की उपस्थिति के कारण। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14 है, यश दलेनपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु, तो इसमें क्या उपयोग होता है, तो इसमें जिंक उपयोग होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है, तो समान ताप पर क्रिया कौन करता है, सोडियम करता है। अगला देखिए 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन निकालता है, ये तो काफी सभी लोग जानते होंगे, ये है पोटेशियम। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 17 है। देखिए, ठीक है, आयरन कापर सल्फेट विलयन में से कापर को विस्थापित कर देता है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, देखिए आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कापर के इलेक्ट्रोड विभव से कम होता है। ठीक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। देखिए ये सबका आंसर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी याद ही किए होंगे, उसे आप देखिए, जो ऊपर होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, जो नीचे होगा वो कम होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर देगी, तो इसमें कौन है, तो ये है Zn। अगला देखिए जिंक। अगला 19 नंबर, मिश्र धातु सोल्डर में होता है, तो मिश्र धातु सोल्डर में क्या होता है, पीबी और टिन, तो आंसर ए सही है। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है, तो अम्ल से हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है, तो यह है कापर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 21 है, एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है, उपधातु है। अगला देखिए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर में कापर भी होता है, जिंक भी होता है, निकल भी होता है, इसका मतलब सिल्वर सही है, यही नहीं होता है। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं इसका। 23 नंबर प्रश्न है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है, तो जस्ता देखिए ये होता है हाइड्रोजन। अगला देखिए Zn, Sn और Pb इस धातु कम
अभिक्रियाशील है क्यों है? क्योंकि इसका कारण होता है एल्यूमिनियम से। ठीक है, मतलब हो गया जर्डियम मतलब जिंक, टिन और पीवी इस धातु से कम अभिक्रियाशील कौन था? तो यह है एल्यूमिनियम। अगला देखिए प्रश्न नंबर 25 है। ठीक है, 25 नंबर है, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म नहीं होता है? तो इसमें आयनिक गुणधर्म कौन सा नहीं होता है? जल में अम्लीयता। अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न है इसका। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कासित किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये डिफिनीशन में ही डायरेक्टली आप लोग पढ़े होंगे, तो उसे कहते हैं अयस्क। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, नंबर ए है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, तो ये तो 100% सही है। अगला देखिए मैग्नेटाइट यमियन का नहीं होता, हेमेटाइट एमजी का ये भी नहीं होता, पायराइट फास्फेट का ये भी नहीं होता, इसका मतलब आंसर ए राइट है। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न है। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि क्योंकि ये क्या है बॉक्साइड का होता है। ठीक है, बॉक्साइड का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होता है। अगला देखते हैं नियान। ठीक है, नियान क्या है? देखिए ध्यान से, नियान क्या है? तो नियान क्या होता है? ये अक्रिय गैस है जो शून्य वर्ग के तत्व में आते हैं। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न है जो कि इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न है। देखिए, अयस्कों के सांद्रण की फेंक लाउन विधि प्राय किस प्रकार अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है? नंबर 1 है ऑक्साइड अयस्क, नंबर 2 सल्फाइड अयस्क, नंबर 2 कार्बोनेट अयस्क, नंबर 3 है क्लोराइड अयस्क। तो ये होता है सल्फाइड अयस्क। ठीक है, तो आप लोग ने देखा प्रश्न नंबर चैप्टर 1 से लेकर 3 चैप्टर तक। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।